प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं से हिंदी उड़ान कार्य पुस्तिका के अंदर जो बचे हुए पाठ हैं 11 से लेकर के 18 तक, वो सभी एक ही वीडियो में हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और अपने साथियों को शेयर कर दे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में गतिविधि 1। गतिविधि 1 में आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, नीचे लिखे गए प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए उनसे बनने वाले शब्दों के साथ उचित मिलान कीजिए। तो कार से बनेगा संगीतकार, ई से बनेगा कामयाबी, ईए से बनेगा भारतीय, वान से बनेगा पहलवान। तो यहाँ पर मैंने सही तरीके से मिलाया है। गतिविधि 2 में नीचे शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया था अवयव छांटकर लिखें। भारत संज्ञा है, पहली विशेषण है, अर्धसिर संज्ञा है, तो संज्ञा के नीचे लिखेंगे यह सर्वनाम है, 10 विशेषण है, और ये अवयव है, उस सर्वनाम है, क्योंकि बोलना बनाया। तो यहाँ पर सभी को मैंने छांट करके नीचे लिखा हुआ है। संज्ञा भारत और अर्धसिर, सर्वनाम यह है, उस विशेषण पहली, 10 क्रिया बोलना बनाया, अवयव और क्योंकि। इसके बाद में है गतिविधि 3। प्यारे विद्यार्थियों, आपने कोई न कोई फिल्म अवश्य देखी है, उसके बारे में नीचे दिए गए संकेतों का प्रयोग करते एक पटकथा लिखो। कौन सी फिल्म देखी है, कब देखी है, कहाँ देखी, किसके साथ देखी, कैसी लगी, फिल्म से क्या शिक्षा मिली। तो जैसे मैंने हाल ही में गदर 2 जो है वो देखी है। तो मैंने फिल्म देखी, मैंने मई 2023 में यह फिल्म देखी। मैंने यह फिल्म घर पर ही देखी, अपने पूरे परिवार के साथ यह फिल्म देखी। मुझे यह फिल्म बहुत अच्छी लगी। इस फिल्म से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने देश की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। गतिविधि 4, नीचे दिए गए व्यवस्थित क्रम वाले शब्दों को व्यवस्थित क्रम में लगाते हुए सार्थक वाक्यों का निर्माण कीजिए। तो पहला है मैंने फिल्म देखी कल एक, तो किसका क्या बनेगा, मैंने कल एक फिल्म देखी। दूसरे का बनेगा जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तीसरे का बनेगा सिनेमा में मूक संवाद नहीं होते। आगे है पाठ 12 सुदामा चरित कविता। गतिविधि 1, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देख दृश्य द्वारिका का देव हर्षाए हैं, कृष्ण से मिलने आज सुदामा आए हैं। सोच रहे क्या कृष्ण उन्हें पहचानेंगे, वो है उनके बाल सखा क्या मानेंगे। वस्त्र पुराने नंगे पांव देख सकुचाए हैं, कृष्ण से मिलने आज सुदामा आए हैं। खड़े द्वारपालों से विनती करते हैं, मोहन संग मिलने को वो कब से तरसते हैं। सेवक सुनकर विनय संदेश पठाए हैं, कृष्ण से मिलने आज सुदामा आए हैं। बचपन की बातें कर दोनों मुस्कुराते हैं, क्या होती है मित्रता सबको बदलाते हैं। दोनों के किस्से आज जहाँ ये गाए हैं, कृष्ण से मिलने आज सुदामा आए हैं। प्रस्तुत पदांश में कौन किससे मिलने आया है, तो सुदामा श्री कृष्ण से मिलने आया है। प्रस्तुत पदांश में कृष्ण के बाल सखा कौन है, तो सुदामा है। मोहन शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो मोहन शब्द का प्रयोग यहाँ श्री कृष्ण के लिए हुआ है। प्रस्तुत पदांश में प्रयुक्त मित्रता में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, तो ता प्रत्यय। बचपन शब्द में खालिस्तान संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है। आगे है प्यारे विद्यार्थियों, पद्यांश में बनी समझ के आधार पर बताइए कि एक सच्चे मित्र में क्या क्या गुण होने चाहिए। उत्तर है सच्चा मित्र वही होता है जो हर परिस्थिति में अपने मित्र का साथ देता है। नंबर 2, सच्चा मित्र वही है जो अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं करता। सच्चे मित्र से दया, सहानुभूति, सहयोग, ईमानदारी जैसे गुण होते हैं। गतिविधि 2, चित्रों को देखते हुए आपको जो समझ आ रहा है उसे अपने शब्दों में लिखो। तो इस चित्र में उस समय का वर्णन किया गया है जब श्री कृष्ण से मिलने सुदामा नंगे पैर आते हैं। जब श्री कृष्ण को पता चलता है तो कृष्ण सुदामा को द्वार से लाते हैं, उनके कांटे लगे पैरों को धोते हैं। उनकी दीनहीन हालत को देखकर श्री कृष्ण रोने लगते हैं। रुक्मिणी जी भी वही पास में बैठ जाती है। तो आप चित्र में देख रहे होंगे। आगे है पाठ 13, जहाँ पहिया है। गतिविधि 1, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहिया किसी भौतिक वस्तु में लगा हुआ एक गोल आकार का एक ऐसा अंश होता है जो अपने बीच में स्थित के खुले स्थान में किसी दूरी पर टिका हुआ होता है और घूम सकता है। मानव ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते जब पहिए का निर्माण किया तो उसने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था कि भविष्य में इस पहिए का महत्व इतना व्यापक हो जाएगा। प्राचीन काल के समय में लोग पहिए का इस्तेमाल मुख्यतः बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊँट गाड़ी इत्यादि में करते थे और ये सभी गाड़ियाँ लोगों को वस्तुओं को ढोने में प्रमुख काम आती थी। ऐसा माना जाता है कि पहिए का आविष्कार उस स्थितियों में हुआ होगा जब मानव अधिक भार को उठाने में असक्षम महसूस करता था, तब पहिए को खींचने वाले शक्तिशाली पशुओं का इस्तेमाल किया गया होगा। इस तरह से यातायात की शुरुआत हुई होगी। आज इस पहिए का इस्तेमाल आधुनिक रूप से रबड़ के
टायर के रूप में किया जा रहा है। यह टायर उच्च क्षमता और अधिक तेजी से भागने वाला पहिया है, क्योंकि आज हमारे पास बल के रूप में इंजन है और इस इंजन में इतनी शक्ति है कि वस्तुओं को बहुत दूर तक आसानी से और कम समय में ले जा सकता है। मानव जीवन में यातायात का बहुत महत्व है। आज हम पहिए का इस्तेमाल अनेक पैमानों पर करते हैं, जैसे रेल पहियों का इस्तेमाल करने से अधिक मात्रा में हजारों टनों वस्तुओं को ढो देते हैं, और ट्रक में इस्तेमाल करके हम छोटे और बड़े स्तर पर वस्तुओं को ढो लेते हैं। आज पहिए का प्रयोग ऑटो रिक्शा, कार, साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, कार, हवाई जहाज इत्यादि में किया जाता है। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि पहिए के बिना हम एक कदम आगे नहीं चल सकते। पहिए के कारण ही मानव अब चंद घंटों में ही धरती के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाता है। तो यातायात के साधनों में आप सबसे अधिक कौन से साधन का प्रयोग करते हैं और क्यों? मैं यातायात के साधनों में बस का सबसे अधिक प्रयोग करता हूं, क्योंकि यह सुरक्षित है, किराया कम लगता है और समय की बचत होती है। प्राचीन काल के समय में लोग पहिए का इस्तेमाल किस रूप में करते थे? प्राचीन काल में लोग पहिए का इस्तेमाल बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी आदि में करते थे। आगे है, निम्न चित्रों को ध्यान से देखकर बताएं कि इनमें कितने कितने पहिए लगे हुए हैं। पहले कार का चित्र 4 पहिए, दूसरा स्कूटर में 2, साइकिल में 2, ऑटो रिक्शा में 3 पहिए लगे हुए हैं। पहिया और यातायात शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएं। पहिया गोल होता है। आजकल यातायात के कई साधन हैं। पहिए का आकार कैसा होता है और क्यों? नीचे दिए गए चित्रों को देखकर अपना उत्तर दीजिए। तीसरा चित्र है गोल, तो पहिए का आकार गोल होता है। गतिविधि 2, निम्न यातायात के साधनों में से आपको किस वाहन में यात्रा करना चाहोगे और क्यों? मैं हवाई जहाज़ में यात्रा करना चाहता हूं, क्योंकि इसमें बैठकर आसमान से नज़ारा देखना चाहता हूं। पाठ 14, अकबरी लोटा कहानी। गतिविधि 1, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को करनाल में हुआ। बचपन से ही कल्पना चावला बहुत जिज्ञासु थी। जब वह गेंद से खेलती तो सोचती, अगर इस गेंद को बहुत ज़ोर से फेंका जाए तो क्या आसमान से बाहर जा सकती है। कल्पना चावला के मन में तो हर समय आसमान से परे जाने की धुन सवार रहती थी। कल्पना चावला को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उनको पता चल गया था कि आसमान से परे जो जगह है उसे अंतरिक्ष कहते हैं। अंतरिक्ष इतना विशाल है कि इसके और छोर का कोई पता नहीं है। उसे यह भी पता चला कि अंतरिक्ष में जाने के लिए खास तरह के विशाल यान होते, जिसे अंतरिक्ष यान कहते हैं। कल्पना चावला का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1 जुलाई 1961 को करनाल में। बचपन से ही कल्पना चावला बहुत जिज्ञासु थी। निम्न चित्रों को ध्यान से देखते हुए बताएंगे इनमें से कल्पना चावला को क्या करने का शौक था। तो पहला है किताबें पढ़ना। कल्पना चावला को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। जिज्ञासु और विशाल शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाए। जिज्ञासु कुणाल जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। विशाल, हिमालय बहुत विशाल है। गतिविधि 2, कल्पना चावला अंतरिक्ष में उड़ान भरने का सपना देखती है। आप कौन सा सपना देखते हो? अपनी कल्पना के आधार पर उत्तर दीजिए। मैं अपने अध्यापक की तरह अध्यापक बनना चाहता हूँ। अध्यापक बनकर मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार देकर एक ईमानदार नागरिक बनाना चाहता हूँ। भारतीय इतिहास में असंख्य वीर नारियों का वर्णन है। आपको किस वीर नारी ने अत्यधिक प्रभावित किया और क्यों? मुझे सावित्रीबाई फुले ने बहुत अधिक प्रभावित किया। ये भारत की पहली शिक्षिका थी। इनका शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है। समाज में इनका जोरदार विरोध भी किया, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और अपना काम जारी रखा। आगे पाठ 15, सूर के पद कविता। गतिविधि 1, निम्नलिखित पदांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए कुल आकाश तारा जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गोकी, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा। प्रस्तुत पदांश में गोल किसे कहा गया है? तो चांद को। प्रस्तुत पदांश में गोरा चिट्टा में कौन सा समास है? गोरा और चिट्टा में द्वंद्व समास है। आप तिरछे नजर आते हैं जरा, इस यह कथन किससे कहा गया? लड़की ने चांद से कहा। वाह जी वाह। खालिस्तान चिन्ह का प्रयोग है विस्मयादि बोधक। आकाश, सूर्य तथा चंद्रमा के दो दो पर्यायवाची लिखिए। आकाश नभ अंबर होता है, सूर्य का रवि दिनकर होता है, चंद्रमा राकेश इंदु। आगे है गतिविधि 2, चित्र को ध्यान से देखें और बताएं कि इसमें लड़की चांद से क्या बातें कर रही है। आप अपनी समझ के आधार पर लिखिए। तो लड़की चांद से कहती है कि ये चंदा मामा, कभी तो आप पूरे गोल नज़र आते हो, कभी घटते भी जाते हो और घटते घटते कभी तो आप नज़र भी नहीं आते। गतिविधि 3, गद्य व पद्य परिभाषा लिखकर अंतर स्पष्ट करें। गद्य की वह रचना जो छंद, अलंकार, लय और ताल आदि से रही तो उसे गद्य कहते हैं, जिसे कहानी, नाटक, जीवनी। पद्य यानी पद्य वह रचना जो छंद, अलंकार, लय और ताल आदि से भरपूर, उसे पद्य कहते हैं, जैसे गीत, कविता, श्लोक। पाठ 16, पानी की कहानी निबंध। निम्नलिखित पदांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पानी पृथ्वी पर रहने वाले
वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पदार्थों में से एक है। पानी के बिना हमारी धरती नहीं रहेगी। दुनिया के हर जीव को जीने के लिए पानी की जरूरत है। छोटे कीड़े से लेकर ब्लू व्हेल, पृथ्वी पर हर जीवन पानी की उपस्थिति के कारण ही मौजूद है। पानी अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये जानते हुए कि बहुत सारे लोग इसको बर्बाद कर देते हैं। पानी से ही समस्त संसार का जीवन है, लेकिन जिस तरह से यह नालियों में बहकर खराब हो रहा है, अगर यही चलता रहा तो सबका जीवन खत्म हो जाएगा। हम सभी को आवश्यक मात्रा में पानी का उपयोग करना चाहिए। पानी की बर्बादी से बचना चाहिए। वर्षा जल संचयन जैसे कदम पानी बचाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। कृषि में ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग पानी बचाने में सहायक है। हम सभी को पानी बचाना होगा, तभी हम पृथ्वी पर जीवन बचा सकते हैं। हमें पानी बचाने की पहल करने की ज़रूरत है, चाहे पानी की कमी हो या न हो। पानी के बिना हमारी धरती नहीं रहेगी। पानी के बिना हम इंसान मर जाएंगे। प्रस्तुत गद्यांश में किसकी महत्ता के बारे में बताया? पानी की। हम धरती किसके बिना नहीं रहेगी? पानी के। संसार और अत्यंत का संधि विच्छेद कीजिए तो सम जमा में सार, अति जमा में अंत। हमें पानी बचाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें पानी का आवश्यकता के समय हमें पानी को आवश्यकता के समय बेकार न बह रहते वर्षा जल संचयन करना चाहिए। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखें। पानी जल नीर, दुनिया जग संसार, पृथ्वी धरती धरा। प्रस्तुत गद्यांश में आए अविकारी अर्थात अवयव शब्दों को छांट कर लिखे। तो मैंने यहाँ पर लिखा है बिना ही, क्योंकि, सारे, लेकिन, तरह, तभी। गतिविधि 2, जल ही जीवन विषय पर 8 से 10 वाक्यों में अपने विचार व्यक्त कीजिए। जल ही जीवन है, यह बात बिल्कुल सत्य है। पृथ्वी पर सभी को जल की आवश्यकता है। पृथ्वी पर जल के बिना जीवन संभव नहीं है। हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में जल महत्वपूर्ण है। इसे व्यर्थ बहाने से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। यदि हमने जल संरक्षण नहीं किया तो एक दिन ऐसा आएगा जब पृथ्वी पर पीने योग्य पानी नहीं बचेगा। आने वाले दशक में पृथ्वी पर जल की आवश्यकता व्यवस्था हेतु आप किस प्रकार योगदान देंगे? वर्णन करो। मैं आवश्यकता अनुसार जल का प्रयोग करूंगा। घर या स्कूल में कोई नल खुला या टपकता नहीं छोड़ूंगा। वर्षा का जल संग्रह करूंगा। मैं लोगों को पानी बचाने के लिए जागरूक करूंगा। पाठ 17 बाज और सांप कहानी। गतिविधि 1, निम्न चित्र को देखकर बताएं कि इस चित्र में क्या बातें हो रही। अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। तो इस चित्र में दादी माँ एक खिलौने बेचने वाले से खिलौने खरीदने के बारे में बात कर रही है। दो लड़के उनकी बातचीत सुन रहे हैं और खिलौने को देख रहे हैं। उन लड़कों की माँ पीछे से सारी बातें सुन रही है। आगे निम्नलिखित शब्दों में से उचित शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य पूर्ण कीजिए। तो उसने जीवन भर रेंगना ही सीखा था। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। सैनिक पूरी बहादुरी से लड़ा। समुद्र में लहरें मधुर स्वर में गा रही थी। उसने अपना जीवन देश के लिए बलिदान कर दिया। गतिविधि 3, निम्नलिखित शब्दों का उनके समानार्थक शब्दों के साथ उचित मिलान कीजिए। रक्त, खून, आज़ादी, स्वतंत्रता, व्याकुल, बेचैन, प्रकाश, उजाला। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों का निर्माण कीजिए। आकाश, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। मृत्यु, मृत्यु एक कड़वा सत्य है। अचानक मेरा भाई घर वापस आ गया। आनंद, मुझे आइसक्रीम खाने में बहुत आनंद आता है। अपने पालतू जानवर के विषय में बताते हुए वर्णन करें कि वह आपको क्यों प्रिय है। हमने घर में एक बिल्ली पाल रखी है। मैंने उसका नाम पुसीकैट रखा है। वह मेरे साथ खेलती है, मैं उसे नहलाता हूँ, वह मेरे साथ ही सोती है। टोपी कहानी। प्रश्न पाठ 18 टोपी कहानी। गतिविधि 1, नीचे लिखे वाक्यांशों के लिए एक शब्द छांट कर लिखे। नास्तिक, अमर, आशावादी, अनमोल, अनोखा। जो कभी नहीं मरता वो तो होता है अमर। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता वो नास्तिक होता है। जो आस लगाए रहता है आशावादी होता है। जिस वस्तु का मूल्य ना आंका जा सके अनमोल होता है। जिसे देख सुनकर हैरानी हो अनोखा होता है। गतिविधि 2, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द राजा के पर्यायवाची हैं उन पर गोला लगाएं। तो भूपति है, नृप है, नरेश है, दिनेश है। सिंह और केसरी नहीं है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करें। टोपी सलामत रखना, इज्जत बनाए रखना। रवि ने कुश्ती प्रतियोगिता जीत अपने पिता की टोपी सलामत रखी। आंखों से ओझल होना, अदृश्य होना। तो बाजार में बच्ची अपनी माँ की आंखों से ओझल हो गई। टोपी उछालना, अपमानित करना। राधा ने परीक्षा में फेल होकर अपने पिता की टोपी उछाल दी। गतिविधि 4, नायाब का अर्थ आगे दो दिए। तोहफा और बेशकीमती में क्या होता है? बेशकीमती। आजकल लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। इस वाक्य में रंग बिरंगे खालिस्तान है तो विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में ग्रामीण बोलचाल वाले शब्द छांट कर लिखिए। तो ऊपर मजदूरी, मल्लार, स्टेशन मजदूरी, खंबा, मुलुक, स्टेशन टाइम दिया हो तो यहाँ पर नीचे मैंने छांट कर लिख दिया। मल्लार, स्टेशन मजदूरी, मुलुक, टेम और खम्मा। गतिविधि 6, अपनी समझ के आधार पर बताएं कि हमें टोपी क्यों पहनी। टोपी पहनने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। तो टोपी को इसका प्रतीक माना गया है। मुझे टोपी पहनना अच्छा लगता है। टोपी मुझे गर्मी में धूप से बचाती है और सर्दी वाली टोपी मुझे ठंड नहीं लगने देती। टोपी पहनने से हम सुंदर दिखाई देते हैं। टोपी को इज्जत का प्रतीक माना गया है। प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास जिसमें हमने अध्याय
11 से लेकर के 18 तक कंप्लीट कर ली। इसी के साथ कक्षा 8 हिंदी उड़ान कार्य पुस्तिका समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।